नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं पीवाईक्यूज़ जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। इनका जो टाइमलाइन है वो है 1750 से लेकर 1857 तक का। आपको सभी को पता है कि वो 1750 के बाद जब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध हुआ तो हमें ईस्ट इंडिया कंपनी का डोमिनेंस वहाँ पर देखने को मिला। थोड़े से टाइमलाइन के बारे में बात कर लेते हैं। टाइमलाइन से क्या होता है कि हमें चीज़ें फिर सिस्टमेटिकली याद रहती हैं। 1764 में फिर हुआ बैटल ऑफ बक्सर। इसमें क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर में कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए। दीवानी राइट्स मतलब दीवानी राइट्स, दीवानी राइट्स मिल गए। दीवानी राइट्स का मतलब ये होता है कुछ जिलों कुछ एरिया में, कुछ एरिया जहाँ पर मतलब ये है कि बंगाल का एरिया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीन जगह इसको दीवानी के राइट्स मिल गए। दीवानी के राइट्स का मतलब ये है कि अब जो कलेक्शन होगा, जो रिवेन्यू कलेक्शन होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। अब केवल केवल जो नवाब होगा वहाँ पर, उसको वो केवल केवल नाम मात्र के लिए रहेगा, वो देखने के लिए रहेगा बस, कि आप बस देखते रहो क्या चीज़ें हो रही हैं। बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1773, अगर हम बात आए 1773 पर, 17 एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग जैसा का नाम है इसका। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट लाया गया। देन 1777 की जो कुछ खामियां जब रह गई थी, तो 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट में पिट्स इंडिया एक्ट में क्या कर दिया कि डुअल कंट्रोल हो गया। कंट्रोल डुअल कंट्रोल मतलब कंपनी भारत को क्या चलाएंगे, अब कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी चलाएगी प्लस ब्रिटिश पार्लियामेंट भी चलाएगी। पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू इसको बता दिया गया। 1786-93 की अगर हम बात करें, लॉर्ड कॉर्नवालिस का ये समय था। 1786 से लेकर 93 था कॉर्नवालिस। इसमें काफ़ी सुधार हुए, काफ़ी सुधार, जैसे कि लैंड रिवेन्यू सिस्टम में हुआ, परमानेंट सेटलमेंट इन्हीं के द्वारा, परमानेंट सेटलमेंट इसके द्वारा लाया गया था। सिविल सर्विस रिफॉर्म्स हुए, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स हमको हमें यहीं देखने को मिलते हैं। कब? 1786-93 में कॉर्नवालिस के टाइम पर। देन 1799 की अगर मैं बात करूं तो चौथा एंग्लो माइसोर वार हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान को मार दिया गया था। तो ब्रिटिश को क्या कर दिया, जो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, माइसोर को अपने कब्जे में ले लिया था। फिर आते हैं 1817 की बात, 1718 की बात, यहाँ पर थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ। तो यहाँ पर भी मराठाओं का शक्ति छीन ली गई, मराठा एम्पायर का अंत यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। देन बात आती है 1829 की। यहाँ पर 1829 में कुछ राजा मोहन रॉय के साथ मिलकर लॉर्ड बेंटिक जो गवर्नर जनरल थे, तो उन्होंने एबोलिशन ऑफ सती प्रथा को यहाँ पर समाप्त करने की कोशिश की, और वो सफल भी हुआ कुछ हद तक। 1833 का सबसे बढ़िया, जो महत्वपूर्ण एक्ट है वो है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में आप देखेंगे कि कंपनी की जो मोनोपोली थी, मोनोपोली मोनोपोली ऑफ कंपनी, उसको ख़त्म कर दिया गया। कंपनी की मोनोपोली को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया था। कब? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1835 में हमें मैनेट इंग्लिश एजुकेशन, मैकॉले का जो सुधार हुआ था, वो कहा था कि इंग्लिश एजुकेशन पर, बेस्ड एजुकेशन यहाँ पर शुरू हुई 1835 में। 1845-46 की बात करें तो फिर फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ, यहाँ पर भी ब्रिटिशर्स की जीत हुई। 1848 और 49 की बात करें
तो सेकंड एंग्लो सिख वार दोबारा हुआ, पंजाब को इन्होंने हथिया लिया था ब्रिटिशर्स ने। फिर 1853 का चार्टर एक्ट आया जिसमें रेलवे और टेलीग्राफ का एक्सपेंशन हुआ। टेलीग्राफ का एक्सपेंशन हुआ, रेलवे को अगर हम देखेंगे तो 1853 में ही, 1853 में मुंबई से ठाणे पहली रेल चली थी 1853 में। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछा गया है, तो याद रखना 1853 में मुंबई से लेकर थाने तक पहली रेल चलाई गई थी। टेलीग्राफ का भी इसी समय में एक्सपेंशन हुआ था। 1853 चार्टर एक्ट, रेलवे एंड टेलीग्राफ एक्सपेंशन बता दिया है मैंने। 1856 अगर हम बात करें तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यहाँ पर देखने को मिलता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, प्लस अवध को हथियाने का काम किया सिखों, काम किया किसने? ब्रिटिशर्स ने। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब ये था कि अगर आपका कोई भी साम्राज्य है, कोई भी नवाब है या कोई भी आपका आप शासक हैं, आपका कोई लड़का नहीं है, तो उस राज्य का ब्रिटिशर्स को कंट्रोल चला जाएगा। यानी कि कोई आपके उत्तराधिकारी नहीं है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो ब्रिटिशर्स उसका देखभाल करेंगे, नहीं तो वो आप मर्जी से दे दीजिए, मर्जी से नहीं देंगे तो वो हड़प लिया जाएगा। ऐसे ही उन्होंने ब्रिटिशर्स ने अवध को हड़पा था। अवध को हड़पने के बाद लोगों में गुस्सा बढ़ा। देन 1857 का रिवोल्ट इसी वजह से हुआ था। 1857 का रिवोल्ट इसी भी कारण से हुआ था। एक कारण ये भी था उसमें से। इसको हम फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। तो देख लेते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को हम। विद रेफरेंस टू रिवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस, याद रखना कौन सा समय था इसका, कॉर्नवालिस का, आपको अभी मैंने बताया है 1786 से लेकर 93, 1786 लेकर 93। Under the Ratwali settlement of revenue collection, the peasants were exempted from revenue payment in case of bad harvest or natural calamities. Okay, देखते हैं। Under the payment, under the permanent settlement in Bengal, if the jamidar failed to pay his revenues to the state on or before the fixed date, he would be removed from his जमींदारी। ये देखने को चीज़ें मिली। हाँ, एक दूसरा अगर मैं बात करूँ दूसरे की, तो सनसेट लॉ अंग्रेज लाए। सनसेट लॉ से क्या हुआ कि अगर कोई फिक्स डेट या समय, फिक्स टाइम के अंदर या उस डेट तक अपना रिवेन्यू जो भी उसने कलेक्ट किया है, परमानेंट सेटलमेंट के जमींदार होते थे, जमींदार ने अगर उसने जमा नहीं किया वो किसानों से लेकर, तो उसकी जो जमींदारी थी वो छीन ली जाती थी। बट कहीं कहीं हमें ये चीज़ें देखने को मिली और कहीं कहीं हमको देखने के लिए कहीं कहीं हमको देखने के लिए मिले। कुछ हद तक ये चीज़ें जमींदारों से ज़मीन ले ली गई थी और देन दूसरे जमींदारों को वो दे दी गई थी या फिर नए जमींदार उभर कर आए। बट कुछ हिस्टोरियंस का कहना ये है कि हाँ, ये पूरे जमींदारी सिस्टम, क्योंकि बंगाल बिहार उड़ीसा इस क्षेत्र में थी, तो पूरे क्षेत्रों में जो अपने लोग थे उनके जमींदार, कुछ जो कंपनी में अधिकारी थे उनके भी लोग वहाँ पर मित्रता कुछ जमींदारों से हो गई थी। तो वहाँ पर ऐसा देखा गया, कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि ज़्यादातर ज़मीनें ले ली गई उनसे, पर कुछ लोगों का, सभी लोगों से नहीं ली गई थी। तो इन बंगाल इफ द जमींदार फेल टू पे, तो ये सही है वैसे तो, रिमूव फ्रॉम इज, ठीक है। अंडर द रॉटवेल सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, द पीजेंट्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रेवेन्यू पेमेंट इन केस ऑफ बैड हार्वेस्ट और नेचुरल कैलामिटीज। वहाँ से नेचुरल कैलामिटीज और वहाँ एग्जेम्प्टेड कर दिया जाता था, यानी कि उसको छूट दी जाती थी अगर खराब फसल होती है तो। ऐसा देखने को ये केवल और केवल क्या था कि पेपर हित में भी था ये बस उन्होंने पेपर पर लगा, ब्रिटिशर्स ने बताया कि
आपका आपको अगर बैड हार्वेस्ट हुआ, यानी कि आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं आई है फसल की, या फिर आपकी फसल ख़राब हो गई है किसी वजह से, तो आपको उसी हिसाब से लगान देना पड़ेगा। नॉट ओनली रिवेन्यू कलेक्शन उसी हिसाब से होगा, लेकिन ये पेपर पर ही रहा और किसानों से फिर भी एक हद तक उनका शोषण हुआ। देन अब अगर हम बात करें तो रोटेलर सेटलमेंट की, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, इंट्रोड्यूस बाय थॉमस मुनरो नॉट दी, ये थॉमस मुनरो कॉर्नवालिस के द्वारा नहीं था ये, थॉमस मुनरो थे, मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने इन्होंने शुरू किया था। डायरेक्ट इसमें क्या होता था, रिवेन्यू का कलेक्शन जो होता है डायरेक्टली पीजेंट से हुआ करता था। ऑल्दो सम प्रोविजंस फॉर द रेमिशन वर थ्योरेटिकली मेड ड्यूरिंग कैलेमिटीज, इन प्रैक्टिस द पीजेंट्स वर ऑफन हेवीली बर्डन्ड, नॉट ऑलवेज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिवेन्यू पेमेंट इन सच सिचुएशंस। परमानेंट सेटलमेंट जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल में शुरू किया गया था, इसमें क्या क्या थी, एक फिक्स्ड रेवेन्यू परमानेंटली जमींदार से लिया जाता था और ये कुछ सालों तक था, 20 से 30 साल तक वो रेवेन्यू कलेक्शन जो होता फिक्स रहेगा। एंड हिज लैंड वाज लायबल टू कन्फिस्केटेड एंड ऑक्शन्ड, ऑक्शन के लिए और जब्ती के लिए उसकी जो लैंड लायबल रहेगी। But however, these appears to be a different opinion, different historians in this matter because UPSC dropped this question. इस क्वेश्चन को उसने यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया था। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? किस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट मैं आपको बताऊं 1773 में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट क्या है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। देन पिट्स इंडिया एक्ट आया, इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट है 1784। जो खामियां थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में वो यहाँ पर सब दूर कर दी गई और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, जिसमें डुअल कंट्रोल यानी कि कंपनी प्लस अब ब्रिटिश पार्लियामेंट भी भारत पर अपना अधिकार करेगी। अधिकार का मतलब ये है कि आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल व्यापार करने की अनुमति दी, बाकी जो पॉलिटिकल या फिर पॉलिटिकल पावर्स प्लस आपका एक्सटर्नल अफेयर्स हो गए और पॉलिटिकल पावर हो गई, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गए, एंड एक चीज़ और थी जो पॉलिटिकल पावर हो गई, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गए, जैसे मुद्दे वहाँ पर हमको देखने को मिले। देन आया चार्टर एक्ट ऑफ 1793, जिसमें अभी मैंने आपको बताया कॉर्नवालिस का, ये कॉर्नवालिस एक्ट भी इसको हम बोलते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस का। यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट और सिविल सर्विसेज के रिफॉर्म्स यहाँ पर हमको देखने को मिले। फिर आया चार्टर एक्ट 1833, जिसमें मैंने अभी आपको बताया है कि जो 1833 वाला जो है, इसमें कंपनी की मोनोपोली को एंड कर दिया गया था और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दिस एस्टेब्लिश द पोजीशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये याद रखने योग्य बात है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का डेजिग्नेशन कब हुआ था, ये हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। By its authority was limited to the Bengal presidency itself. It did not grant control over British India. फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। दिस एक्ट primarily focused on regulating the East India Company's activities and governance structure. While it impacted British India, it did not address the specific designation of Governor General. ब्रिटिश इंडिया को तो इसने इम्पैक्ट किया, लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ इसका डेजिग्नेशन को इम्पैक्ट नहीं किया था इसने। The Charter Act of 1793. This act renewed the East India Company's charter for 20 years. ध्यान देने वाली बात है,
for 20 years. While it might have indirectly impacted the Governor General's role, it did not directly change the title or jurisdiction. ठीक है, कॉर्नवालिस वाला ये है चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1833 brought about the complete shift, making the Governor General position to be pan India a scope officially reflecting that changes title। यानी कि चार्टर एक्ट 1833 में हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से क्या क्या बन गए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि कंपनी क्या करना चाहती थी, पूरे भारत पर कंट्रोल जमाना चाहती थी, बीच बीच में युद्ध भी होते। अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। द निजामत ऑफ आर्कोट एमर्ज आउट ऑफ द हैदराबाद स्टेट, ओके देखते हैं। द माइसोर किंगडम एमर्ज आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर, ओके देखते हैं। रोहिलखंड किंगडम वाज फाउंड आउट ऑफ द टेरिटोरी ऑफ अहमद शाह दुर्रानी, ठीक है, अब्दाली एबन शाह अब्दाली भी बोलते हैं, रोहिलखंड, ओके देखते हैं। देखो रोहिलखंड यहाँ पर है, देख रोहिलाखंड यहाँ पर, अवध ये रहा रोहिलाखंड। आर्कट देखोगे तो आप, आर्कट देखो ये रहा आर्कट, और ये क्या कार्नेटिक, ठीक है। निजाम हैदराबाद यहाँ पर है, अगर आप देखोगे तो निजाम ऑफ हैदराबाद। माइसोर यहाँ पर है, कार्नेटिक यहाँ हो गया, तो ऐसे ये रहा माइसोर का, माइसोर, फिर बाकी ये माइसोर था, ठीक है। अब क्वेश्चन देख रहे हैं, द निजामत आर्कोट एमर्ज आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट, ये हैदराबाद स्टेट यानी कि हैदराबाद यहाँ था, हैदराबाद स्टेट से नहीं निकला, ये कार्नाटिक का जो रीजन था ये यहाँ पर है, ठीक है, पहला तो गलत हो गया। द माइसोर किंगडम एमर्ज आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर, देखो माइसोर है यहाँ पर, विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर यहाँ से लेकर अगर मैं बात करूँ तो पूरा का पूरा विजयनगर एम्पायर था ये, विजयनगर एम्पायर। तो माइसोर किससे निकला, विजयनगर एम्पायर के। नवाब ऑफ कार्नेटिक अगर हम देखें, नवाब ऑफ हैदराबाद यहाँ पर देखो तो माइसोर, सुल्तान, ट्रेवंकोर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप बात करो कि देखो ये है यहाँ से, ये रहा विजयनगर एम्पायर का माइसोर किंगडम 1784। अब रोहिलखंड किंगडम वाज फाउंड आउट ऑफ द टेरिटरी ऑक्युपाइड द अहमद शाह दुर्रानी। तीसरा देखते हैं विजयनगर एम्पायर, देखो ये रहा, यहाँ पर विजयनगर राजधानी माइसोर यहाँ से, तो विजयनगर एम्पायर से ही निकला। इंडिया 1400 एडी में, अगर माइसोर का 1784, यानी कि किससे निकला है, विजयनगर एम्पायर से। विजयनगर एम्पायर का बता दिया मैंने आपको पहले। माइसोर किंगडम, द विजयनगर एम्पायर dominated South India for centuries. After its decline in the 17th century, several small kingdoms emerged in its wake, ठीक है। रोहिलखंड रीजन के बारे में, द रोहिलखंड रीजन saw an influx of Afghan settlers, including the Rohilla tribe, during the Mughal empire's decline। रोहिल्ला ये क्या होते कि अफगान से आए लोग थे रोहिल्ला, तो उन्होंने रोहिलखंड बचाया, रोहिलखंड में वो आकर बस गए। These Afghan groups carved out their own territory and established the Rohilkhand kingdom in the early 18th century. Ahmad Shah Durrani, an Afghan ruler from the Durrani Empire, did launch campaigns into India later in the 18th century, but these were indirectly related to the formation of Rohilkhand. ये मराठा एम्पायर आपको देखने मिला था, यहाँ के अवध है, ये रहा रोहिलखंड। निजाम निजाम यहाँ पर थे, मैसूर यहाँ पर है, आपको देखने को मिलेगा, याद करने के लिए आपको, अगर हम देखो तो बंगाल देखो परासी, 1757 वाला जो युद्ध हुआ था यहाँ पर हुआ था, ये गंगे के किनारा है, तो गंगे के इस पर हुआ था बैटल ऑफ प्लासी 1757।
जहाँ से शुरुआत हुई थी ब्रिटिश एम्पायर की, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी है राज करना शुरू कर दी थी। बैटल ऑफ बक्सर, बंगाल और बक्सर, यहाँ पर देखो पटना के वेस्ट साइड में क्या है, बक्सर है, बक्सर है यहाँ पर। 1764 में, 1764 में यहाँ पर युद्ध हुआ बक्सर में, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जहाँ पर कंपनी को दीवानी राइट्स का अधिकार मिल गया था, यानी कि रिवेन्यू कलेक्शन का अधिकार मिल गया था। पानीपत का युद्ध हुआ, देखो दिल्ली से ऊपर पानीपत है यहाँ पर, 1761 का पानीपत का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन जो है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी अगर हम बात करें तो 1800 से लेकर 1850 की बीच की बात यहाँ पर हो रही है। इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हो गया था ब्रिटेन में। क्या हुआ, ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज़ का बहुत अच्छे से शुरू हो गया था, वहाँ पर मिल्स वगैरह और मशीन्स के द्वारा कपड़ा बनाने जाने लगा था। अब पहला है इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रूइंड। ओके, देखते हैं। मशीन्स वर इंट्रोड्यूस द इंडिया टेक्सटाइल इन लार्ज नंबर्स, यहाँ पर देखने वाली बात है लार्ज नंबर्स। रेलवेज लाइन्स वर लेड डाउन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मैंने आपको अभी बताया है 1853 में पहली लाइन भेजाई कि मुंबई से लेकर थाने तक। heavy duties were imposed on the heavy duties imposed on the imports of British manufacturers। हैवी ड्यूटी यहाँ पर देखने वाली बात है, हैवी ड्यूटी क्यों लगाएंगे भाई वो अपने सामान के लिए, वो तो सस्ता माल यहाँ पर उतारेंगे जो इंडियंस के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बर्बाद करने के लिए, अपना एक अधिकार चलाने के लिए। तो ये वैसे ही गलत हो जाता है, ये भी वैसे ही गलत हो जाता है, लार्ज नंबर्स में ये वैसे गलत था, तो पहला ऑप्शन ठीक है। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन ब्रिटेन रिवोल्यूशनाइज टेक्सटाइल प्रोडक्शन। Machines like the spinning jenny and power loom allowed the mass production of textiles at a much faster rate, lower cost compared to traditional Indian heirloom weaving। ठीक है, इससे क्या हुआ, कि इन्फ्लक्स ऑफ चीप मास प्रोड्यूस ब्रिटिश टेक्सटाइल फ्लडेड द इंडियन मार्केट। इंडियन आर्टिसंस पे इसका क्या प्रभाव पड़ा कि जो रिलाइड ऑन स्किल्ड हैंड क्राफ्टिंग, जो केवल हैंड क्राफ्टिंग पर निर्भर थे, सिंपली कुडंट कम्पीट, दे सिंपली कुडंट कम्पीट, बर्बाद हो गए वहाँ पर। देयर प्रोडक्ट्स वर मोर एक्सपेंसिव एंड स्लोअर टू प्रोड्यूस, हाथ से कितना बनाएगा आदमी। द कॉन्सिक्वेंस वाज डिवास्टेटिंग फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, वीवर्स weavers and other artisans lost their livelihood demand for their traditionally made textiles plummeted. This led to widespread unemployment, economic hardship, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। दूसरे ऑप्शंस को हम देखते हैं, बी सी और डी को। डिड प्ले अ रोल इन द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑन इंडिया, दे वर नॉट प्राइमरी फोर्सेस। फर्स्ट हाफ में ये प्राइमरी फोर्स नहीं थे। मशीन्स तो आगे में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वाइड स्प्रेड इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन इन इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूस्ड हैपेंड लेटर इन 19th सेंचुरी as British policies shifted towards exploiting India's raw materials and establishing factories there। ठीक है, ये करना क्या करना चाहते कि इंडिया के रॉ मटेरियल को एक्सप्लोइट करना चाहते थे, इसलिए यहाँ पर मशीन्स लगाए। अब रेलवेज की अगर हम बात करें, एक्सटेंसिव रेलवे कंस्ट्रक्शन बिगेन मिड 19th सेंचुरी, 1853 के बाद हुआ रॉ मटेरियल को इधर से उधर ले जाने के लिए, प्राइमरीली टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स फॉर ब्रिटिश इंटरेस्ट। अब ड्यूटीज़ की भी बात करें, ड्यूटीज एंड ब्रिटिश इंपोर्ट्स, ऑल द ब्रिटेन डिड मैनिपुलेट ट्रेड पॉलिसीज, तो देयर इनिशियल फोकस वाज ऑन प्रोमोटिंग ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स टू इंडिया। अगर वो अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में प्रमोट ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं तो ड्यूटीज़ क्या करेंगे, वो सबसे कम से कम लगाएंगे उन चीज़ों पर, वो ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में क्या हुआ था, बताया था ना हमको, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 EIC की मोनोपोली खत्म कर दे। इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर द ट्रेड इन
टी एंड ट्रेड विद चाइना. ओके. It asserted the sovereignty of the British Crown over the Indian territories held by the company. ठीक है. ओके. The revenues of India were now controlled by the British Parliament. Which of the following statements above are correct? पहला ऑप्शन देख लें, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड मोनोपोली. सही है ये. प्रायर टू 1813 1813 द ईस्ट इंडिया कंपनी एंजॉयड द मोनोपोली एंड ट्रेड विद इंडिया. दिस मीट ओनली दे कुड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स. इसका मतलब ये केवल केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेगी अपने गुड्स का. द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है. चार्टर एक्ट ऑफ 1813 सिग्निफिकेंटली चेंज दिस. इट ओपन अप ट्रेड विद इंडिया टू अदर ब्रिटिश मर्चेंट्स. ठीक है. तो इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को तोड़ दिया. हाउएवर देयर वर सम एक्सेप्शंस थे. एक्सेप्शंस क्या थे कि इसका चाय के ट्रेड में मोनोपोली बनी रही और चाइना के साथ भी ये ट्रेड करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर. और दूसरा है एसर्टेड ब्रिटिश क्राउन सोवरेनिटी. ये भी ट्रू है. क्यों? बिफोर 1813 द ईस्ट इंडिया कंपनी फंक्शनड समवॉट इंडिपेंडेंटली एक्टिंग एज अ ट्रेडिंग कंपनी विद इट्स ओन आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. ध्यान देने योग्य बात है. विद इट्स ओन आर्मी, ईस्ट इंडिया कंपनी की ही आर्मी होती थी. इस चार्टर एक्ट ने क्या एस्टेब्लिश ब्रिटिश क्राउन सुप्रीमेसी और ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया. जो भी ब्रिटिश टेरिटरीज थी वहाँ पर सुप्रीमेसी शुरू कर दिया. दिस मीन द ईस्ट इंडिया कंपनी नाउ ऑपरेटेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर काम करेगी. तीसरा है कंट्रोल इंडिया रेवेन्यू बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट. आप देखना ब्रिटिश पार्लियामेंट. While the act increased British government control over it, did not directly take over revenue collection. ध्यान देने वाली बात है. कंट्रोल तक अपने हाथ में तो ले रहा था सत्ता ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट रेवेन्यू कलेक्शन को इसने अभी तक अपने हाथों में नहीं लिया डायरेक्टली नहीं. द ईस्ट इंडिया कंपनी कंटिन्यू टू कलेक्ट टैक्सेस एंड मैनेज फाइनेंसेस इन इंडिया. हाउएवर दे वर नाउ अकाउंटेबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट. वे कितना आया और कहाँ से आया. दिस कुड ओवरसी देयर फाइनेंशियल एक्टिविटीज. In essence, the Charter Act of 1813 making a shift in power dynamics. The British government tightened its grip on India, but the East India Company remained the administrative body, albeit with less autonomy. Administrative body रही, लेकिन इसकी पावर्स क्या कर दी? कम कर दी ईस्ट इंडिया कंपनी की. तो ऑप्शन 1 और 2 ठीक है.